क्या कराएं, पहले क्वेश्चन करा दें कि पहले पढ़ा दें? आइए क्या करें, कुछ भी करा दें? चलिए पॉलिटिकल पहले पढ़ाई दिया था, पॉलिटिकल करा लें। आइए देखिए, तो हम लोगों को जो हम लोग पढ़ रहे थे स्थानीय स्वशासन के बारे में, ठीक है, वो खत्म हो गया है। अब हम लोग को आगे क्या देखना है, तो हम लोग को प्रस्तावना के बारे में पढ़ना है, होना, ठीक है, इसे कहते हैं प्रीएम्बल। तो सबसे पहला सवाल तो ये उठता है कि वास्तव में प्रस्तावना है क्या, ठीक है। तो अगर हम लोग कहें तो जो हमारा संविधान है, इस संविधान की भूमिका या आमुख की भांति प्रस्तावना को जाना जाता है। अब ये दोनों क्या है, भूमिका का मतलब हो गया जिसे आप कहते हैं इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन, ठीक है। और अगर हम आमुख की बात करें तो इसका मतलब आता है इंटरफेस, इंटरफेस। इसका मतलब हो गया कि अगर पूरे भारत के संविधान को कोई जानना चाहता है तो वो अगर केवल भारत के संविधान में जो प्रस्तावना उल्लेखित की गई है केवल उनको भी पढ़ ले तो पूरे जो संविधान का प्रावधान है, शासन का स्वरूप कैसा होगा, इसका उद्देश्य क्या है, संविधान को लागू कब किया गया, ये सारी चीजें क्या होती है, केवल एक प्रस्तावना को पढ़ लेने से ये जानकारी मिल जाती है। तो आप इंट्रोडक्शन जानते हैं, किसी चीज का परिचय देना, तो कहीं ना कहीं पूरा जो हमारा संविधान है उसकी बहुत सीमित शब्दों में पूरा परिचय जो है वो क्या कर देता है, प्रस्तावना दे देता है, ठीक है। अभी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो और क्लियर होगा। देखिए हुआ क्या था, सबसे पहले जब संविधान सभा का गठन हुआ था तो संविधान सभा की जो तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946, ठीक है। संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई थी वो 9 दिसंबर को हुई थी, दूसरी बैठक 11 दिसंबर को हुई थी और जो तीसरी बैठक हुई थी वो हुई थी 13 दिसंबर 1946। ये जो 13 दिसंबर 1946 को बैठक हुई थी, इसमें सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था, एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। उद्देश्य प्रस्ताव, इसका तात्पर्य है कि जब हम संविधान को गठित करेंगे, संविधान सभा के सामने प्रस्तुत किया गया है, तो जब संविधान सभा के सभी सदस्य मिल करके संविधान का निर्माण करेंगे तो संविधान के निर्माण में उद्देश्य क्या होना चाहिए, उसी को लेकर के ये जो प्रस्तावना के रूप में वर्तमान में आप संविधान में देख रहे हैं, उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। यानी उस समय जो उद्देश्य प्रस्ताव था उसी को आगे चल करके जब संविधान का पूरा गठन हो गया तो उसको क्या किया गया, उसको संविधान की प्रस्तावना के रूप में मान्यता दे दी गई, ठीक है। ये जो उद्देश्य प्रस्ताव था ये 22 जनवरी 1947 इसको क्या हुआ, संविधान सभा द्वारा स्वीकार लिया गया। संविधान सभा द्वारा इसको क्या किया गया, स्वीकार लिया गया। अब 2-3 पॉइंट समझ लीजिए, फिर ये जो बातें बताएं आपको वो और बेहतर तरह समझ में आएगा। तो सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा कि जो भारत में प्रस्तावना का प्रावधान है, प्रस्तावना का जो प्रावधान है भारत में, ये प्रस्तावना का प्रावधान अमेरिका से लिया गया है। कहां से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है, पहला पॉइंट। दूसरा चीज, अगर कोई पूछे कि जो प्रस्तावना है इसकी जो भाषा है या हम कहें जो लिपि है, जो भाषा है या लिपि है, या हम कहें कि जो इसमें शिल्प का प्रयोग किया गया है, अर्थात जिस तरह के शब्दों का गठन किया गया है, ये कहां से लिया गया है, तो ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया से। अभी तक बहुत सीमित स्तर पर आपने क्या क्या जानकारी प्राप्त किया, तो पहली जानकारी मिली कि प्रस्तावना है क्या। तो आप मतलब बहुत साधारण शब्दों में बता सकते हैं प्रस्तावना क्या है, संविधान का इंट्रोडक्शन है, ठीक है, या इंटरफेस है।
ठीक है। दूसरा क्या है, तो संविधान, जब संविधान सभा का गठन हुआ था तो इसे एक उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत किया गया था, जिसे संविधान सभा के सभी सदस्यों द्वारा स्वीकार लिया गया कि हम इसी उद्देश्य के साथ क्या करेंगे, हम संविधान का निर्माण करेंगे। और वही आगे चल करके क्या हुआ, भारत के संविधान में प्रस्तावना के रूप में अंगीकृत कर दिया गया। अब यहां पर तीसरी बात निकल के कि ये प्रस्तावना का प्रावधान लिया कहां से गया है, तो हमारे संविधान की भी एक प्रस्तावना होगी, इसका प्रावधान यूएसए से लिया गया, अमेरिका से। लेकिन संविधान में जो शब्दों का प्रयोग किया गया है, लिपि का प्रयोग किया गया है, उसी को शिल्प कहते हैं, वो कहां से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है। अब ध्यान रखिएगा कि ये जो प्रस्तावना है ये क्या क्या बताता है। अगर हम प्रस्तावना की बात करें तो ये प्रस्तावना क्या बताता है, सबसे पहली बात तो आपको ये बताएगा संविधान लागू होने की तिथि। संविधान लागू होने की तिथि, किस दिन हमारा संविधान लागू हुआ, ये जानकारी आपको प्रस्तावना से ही मिल जाएगी। दूसरा, संविधान का आदर्श, हमारे संविधान के क्या क्या आदर्श होंगे, इसकी भी जानकारी कहां से मिल रही है, तो ये मिल जा रही है आपको संविधान की प्रस्तावना से। ठीक है। तो संविधान के आदर्श के बारे में पता चल रहा है। इसके अलावा क्या पता चलता है, शासन का स्वरूप, हमारे शासन का स्वरूप कैसा होगा। अभी प्रस्तावना जब लिखेंगे और आपको वहां पर एक एक चीजें बताएंगे, तब आपको बहुत स्पष्ट तरह समझ में आएगा कि वास्तव में जो आप पूरे 1 से लेकर 22 तक के भाग देखते हैं, कहीं ना कहीं पूरा जो उसमें जितने प्रावधान है उसका निचोड़ आपको यहीं पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है। इसके अलावा क्या होगा, शासन का उद्देश्य। तो अगर हम कहें कि प्रस्तावना से हमको क्या क्या जानकारी मिल रही है, तो एक तो हमारे संविधान के लागू होने की तिथि के बारे में जानकारी मिल रही है, दूसरा हमारे संविधान का आदर्श कैसा होगा उसकी जानकारी मिल रही है, तीसरा शासन का स्वरूप कैसा होगा उसकी जानकारी मिल रही है, और चौथा शासन का उद्देश्य क्या होगा इसकी भी जानकारी मिल रही है। ठीक है। अब आइए प्रयास करते हैं हम लोग कि पहले हम लोग संविधान की प्रस्तावना देखें और उसको थोड़ा सा कोशिश करके याद कर लें। अगर एक बार आपने संविधान की प्रस्तावना को याद कर लिया तो आप समझिए कि ये जो आगे की 2-3 दिन की क्लास हम लोग करने वाले हैं उसका सब कुछ आपको अपने आप याद हो जाएगा। केवल कंसेप्ट वाइज चीजों को समझना रहेगा, लेकिन सारे उसके जो अर्थ हैं, सारी उसकी जो वैल्यू है वो कहां पर है, संविधान की प्रस्तावना में ही है। ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, संविधान की प्रस्तावना में है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोक प्रंतात्मक गणराज्य बनाने तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक व राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म व उपासना की
स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा व अवसर की समता प्राप्त कराने वाले अवसर की समता प्राप्त कराने वाले तथा भारत की अखंडता व एकता को सुनिश्चित करने तथा प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा व बंधुत्व की भावना को बढ़ाने के लिए आज 26 नवंबर 1900 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के सामने संविधान को अंगीकृत अधिनियमित व आत्मार्पित करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर यहां ध्यान दीजिएगा, ये क्या है? ये है आपके संविधान की पूरी प्रस्तावना। क्या क्या कहा जा रहा है? हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इतने रंगों से लिखने का कुछ उद्देश्य था। ठीक है, अब एक एक करके हम लोग बात करेंगे तो वहां पे आपको चीजें समझ में आएंगी। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म व उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा व अवसर की समता प्राप्त कराने वाले तथा भारत की अखंडता व एकता को सुनिश्चित करने तथा प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा व बंधुत्व की भावना को बढ़ाने के लिए आज 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के सामने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित व आत्मार्पित करते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग वापस अभी इस्तेमाल में लाएंगे।
अब हम आपको बता रहे हैं, चूंकि अभी पहले आपने यहाँ पर देखा था कि हम लोगों ने बताया कि यहाँ पे संविधान में क्या क्या चीजें हैं, जो प्रस्तावना है ये पूरी बात को बता दे रहा है कि क्या है, संविधान लागू होने की तिथि है, संविधान का आदर्श है, शासन का स्वरूप है और शासन का उद्देश्य है। लेकिन फिर भी अगर और इसको हम लोग बृहद स्तर पे जाएंगे, यहाँ पर प्रस्तावना में क्या क्या है, प्रस्तावना तो एक तो देखिएगा यहाँ पर है शासन की शक्ति, शासन की शक्ति। दूसरा यहां पर क्या है, शासन का स्वरूप। और तीसरा क्या है यहां पर, शासन का उद्देश्य। ठीक है। अब यहां पे देखिए, अगर हम लोग कहें शासन की शक्ति, तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये जो हमारा संविधान है, इस संविधान को शक्ति कहां से मिलती है। जैसे मान लेते हैं सरकार है, सरकार को शक्ति कहां से मिलती है, संविधान से मिलती है। भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं, शक्ति कहां से मिलती है, संविधान से मिलती है। लेकिन संविधान को शक्ति कहां से मिलती है, भाई संविधान में कोई भी बात कह दिया गया ना माना जाए तब, तो संविधान को जो शक्ति मिलती है वो किससे मिलती है, भारत की जनता से। कैसे, हम भारत के लोग, हम भारत के लोगों ने ही क्या किया है, संविधान को पूरी शक्ति दिया है। हम भारत के लोग, यहां पे गौर करिएगा, संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित व आत्मार्पित करते हैं। तो जो संविधान को सारी व्यवस्थाएं, देखिए अंगीकृत का मतलब, अंगीकृत का मतलब क्या, संविधान का गठन करना, अधिनियमित मतलब लागू करना, आत्मार्पित करना, अपने आप को समर्पित कर देना। तो हम भारत के लोगों ने क्या किया है, संविधान को गठित किया है, संविधान को लागू किया है और अपने आप को संविधान के प्रति समर्पित कर दिया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पूरे भारत में संविधान से बड़ा कुछ नहीं है। एक हाथ में अगर आपके पास गीता हो और दूसरे हाथ में आपके पास संविधान हो और कोई पूछे कि दोनों में आप बड़ा किसे मानते हैं, तो आप संविधान को मानते हैं। और यही आपकी सबसे अच्छी आदर्श स्थिति और नैतिकता भी है। ठीक है, क्योंकि अगर धर्म को अगर आप कहीं पर ज्यादा उच्च मान लेते तो कहीं ना कहीं नियम का कोई आधार ही नहीं रहता, संविधान की कोई व्यवस्था ही नहीं रहती। ठीक है, तो भारत के लोकतंत्र की खूबी है, यहाँ संविधान को ही सबसे बड़ा माना गया है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, तो ये तो हो गया कि हम भारत के लोग। देखिए इस पे भी जितनी भी चीजें आपने लिखा है ना, ये मत सोचिए कि बस 2 लाइन में खत्म हो रहा है। अभी एक एक शब्द पे हम लोग को लंबी लंबी इस पे चर्चा करनी है, ताकि आप उसकी पूरी मूल भावना को समझ सकें। तो कम से कम ये कहने के लिए प्रस्तावना आपके 4-5 लाइन का हो रहा है, लेकिन पढ़ने में कम से कम अभी 3 दिन की क्लास केवल प्रस्तावना पे चलेगी, जहां हम लोग एक एक शब्दों को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, लंबी लंबी इसकी व्याख्या होगी। तो खैर देखिए, तो ये बात तो समझ में आएगी कि जो हमारी प्रस्तावना है, इसी के माध्यम से क्या है, संविधान की शक्ति को निर्धारित कर दिया जा रहा है। और संविधान की शक्ति कौन दे रहा है, तो हम भारत के लोग। अब शासन का स्वरूप कैसा होगा हमारे यहाँ, शासन का स्वरूप कैसा होगा, ये भी प्रस्तावना बता दे रहा है। शासन का स्वरूप कैसा होगा, तो सबसे पहले कैसा होगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगा। और क्या होगा, समाजवादी होगा। और क्या होगा, पंथ निरपेक्ष होगा। और क्या होगा, लोक तंत्रात्मक होगा। और क्या होगा, गणराज्य होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के संविधान में शासन का स्वरूप कैसे निर्धारित किया जा रहा है, तो 5 शब्दों से निर्धारित किया जा रहा है। एक एक यहाँ पर जो बातें लिखी जा रही ना, टू द पॉइंट, शब्द शब्द के रूप में काउंट होगा एक एक चीज। ठीक है, तो 5 शब्दों में बताया जा रहा है कि शासन का स्वरूप कैसा होगा, हमारे यहाँ संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होना चाहिए, समाजवादी व्यवस्था होनी चाहिए, पंथ निरपेक्ष प्रावधान होना चाहिए, लोकतंत्रात्मक व्यवस्था होनी चाहिए और गणतंत्रात्मक राज्य होना चाहिए। ठीक है, अब इसका उद्देश्य क्या है, ये जो पूरा शासन का उद्देश्य आप देख रहे हैं, तो उद्देश्य क्या है, तो सबसे पहला उद्देश्य है
न्याय, ताकि लोगों को न्याय मिल सके। न्याय किस आधार पे होगा? 3 आधार पे, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। और क्या मिले? स्वतंत्रता, स्वतंत्रता मिले। कैसी स्वतंत्रता मिले? जैसे आप कहते हैं विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता कितने प्रकार का हो रहा है आपके पास? पुनः 5 प्रकार के हो रहे हैं। न्याय कितने आधार पर? 3 प्रकार पे। सबसे प्रश्न बनता है, सीधे प्रश्न पूछ लेगा कि भारतीय संविधान के अनुसार कितने प्रकार के न्याय के बारे में वर्णन किया गया है, अधिकार दिया गया है, उल्लेख किया गया है, चर्चा किया गया है, कोई भी शब्द दे सकते हैं। 3 प्रकार का न्याय होगा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। पहले विचार करिए, अभिव्यक्त करिए, फिर विश्वास करिए, धर्म को मानिए, उपासना करिए। ठीक है, हम लोग चर्चा करेंगे। सारे पॉइंट जो एक एक शब्द लिखे जा रहे हैं सब पे चर्चा होगी, इसलिए मैं पहले बता देता हूं, अब ये चलेगा। अब और क्या कर रहे हैं? इसके अलावा आप देखिए तो समता की बात कर रहे हैं। समता की बात ऐसा करते हैं ना ताकि एक फ्रेम में आ जाएगा। समता की बात कर रहे हैं। कितने आधार पे समता होगा? कितने आधार पे होगा? ध्यान रखिएगा, जब आप पढ़ते हैं डीपीएसपी, वहां पर भी आपने देखा था समता की बात कही जा रही थी। किस आर्टिकल के तहत कहा जा रहा था? 38(2). वहां पर भी क्या था? प्रतिष्ठा और अवसर के आधार पर ही समता की बात की थी, क्योंकि यहां पर भी उसी का चर्चा किया गया। तो समता 2 आधार पे होगा। कौन कौन सा? एक प्रतिष्ठा के आधार पर, दूसरा अवसर के आधार पर। देखिए, इसीलिए चीजें कुछ जो है ना मेरी उल्टी चलती है। पहले ही दिन प्रस्तावना में भारी भरकम शब्द रहा होता, आपको कुछ समझ में नहीं आता व्यवस्थाएं कैसे। अब चूंकि आप जान रहे हो कि पूरी चीजें हमारे यहाँ व्यवस्था में कैसे लागू हुई हैं, तो केवल आपको प्रस्तावना को समझना है, थोड़ा शब्द की हम लोग व्यापक व्याख्या देख लेंगे। बाकी ये तो जान ही रहे कि किस प्रकार से चीजों को लागू किया गया है। तो इसलिए क्या होगा, ये चीजें आपके लिए कठिन नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी आप इसके हर कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अब इसके अलावा और क्या बात किया जा रहा है? ये सब हमारे शासन के उद्देश्य हैं, सरकार जो चलाएगा, इसीलिए ज्यादातर चीजें आप देखते हैं मौलिक अधिकार और डीपीएसपी के अंतर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर चीजें आप देख रहे हो जो पूरे संविधान का उद्देश्य क्या है, लोगों के लिए अच्छे प्रकार की शासन व्यवस्था को स्थापित करना। तो कुछ उनको अधिकार दिया गया है, कुछ भविष्य में अधिकार देने की बात की गई है। तो सारे उद्देश्य आपके ज्यादातर मौलिक अधिकार और डीपीएसपी के तहत ही जाएंगे। कुछ आपको अधिकार प्राप्त हो गए जब से संविधान लागू हुआ, कुछ भविष्य के लिए छोड़ दिया गया, जैसे जैसे सरकार सक्षम होगी वैसे वैसे आपको अधिकार देगी। ठीक है, और क्या क्या बात कही जा रही है? अब बात कही जा रही है अन्य के स्तर पे, अगर हम लोग देखें तो आपसे कहा जा रहा है अखंडता व एकता की बात। अखंडता व एकता, ये भी शासन का उद्देश्य है। कहीं से भी क्या है, अखंडता और एकता प्रभावित नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एक मूवी आप लोग देखिएगा, स्पेशली देखिएगा, आर्टिकल 370 देखा है किसी ने? थोड़ा सा देखिए, पूरी पिक्चर देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि देश चलता कैसे है और देश जलता कैसे है। दोनों आपको समझ में आएगा कि जहां हम लोग केवल दाल रोटी के लिए परेशान होते हैं ना, मतलब एक कल्पना करके देखिए कि हम लोग 11वीं 8वीं 9वीं शताब्दी से गुलाम हुए, 11वीं शताब्दी से गुलाम हुए। कितने समय तक हम लोग गुलाम रहे? लगभग मान के चलिए कि 1000 वर्षों तक गुलाम रहे। उसके पश्चात हम लोग की आजादी को कितना दिन हो रहा है? आजादी कितना दिन हुआ हम लोग को, मतलब कितना वर्ष हुआ? 75 वर्ष हो गए। मुबारक हो, क्योंकि 100 वर्षों तक आप आजाद रहे ना रहे इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता है।
सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। कम से कम हमारे यहाँ 10 से 12 राज्य ऐसे हैं जो अलगाववाद की ऐसी नीति पर चल रहे हैं कि जहां पर मतलब थोड़ी सी अगर आपसे चूक हुई तो वो अपने क्षेत्र में मारेंगे, पूरा अपने स्तर पर चाहेंगे कि हम अपना सरकार बना लें, हम अपना देश बना लें, हम पूरा अधिकार कर लें, हम संविधान के नियम से निकल जाएं। अखंडता और एकता भी क्या है, ये सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, ठीक है। और कभी कभी जैसे आप लोग को यूपीएससी का जब एक तरह से कहते हैं ना कि मतलब आप बनना चाहते हैं कि हमको भी भविष्य में कहीं पर ऐसी जिम्मेदारियां मिले, तो जिम्मेदारियों का थोड़ा हल्का सा अनुभव लीजिए ऐसी पिक्चरों को देख करके। रियल इंसिडेंट पे बना है और देखिए कैसे लोग जान पे खेल करके यहाँ एक एक चीजों के लिए हम लोग के लिए करते हैं। जो कहते हैं ना सेना के लोग होते हैं बॉर्डर पे खड़े होकर के सुरक्षा। अभी कल ही का मैं देख रहा था, रियल वहां पे देख रहा था कि जो आतंकवादी हमला हुआ था वहां पे सेना के जवान बेचारे जंगल जंगल जा करके 2-2, 3-3 डरे सहमे से आगे बढ़ते हुए धीरे धीरे निकल करके क्या कर रहे थे, एक एक आतंकवादी को तलाश रहे थे। कब किधर से कौन गोली मार दे कोई भरोसा नहीं है। तो जो कहते हैं ना कि जो बॉर्डर पे हम लोग की जो सुरक्षा इतनी मिल रही है ना, या इंटेलिजेंस हम लोग के लिए जो इतना तरह से सुरक्षा का काम कर रहा है ना, तब जाकर ये दाल रोटी हम लोग की गल पाती है, तब जाकर के यहाँ विचार अभिव्यक्ति और तमाम प्रकार की सुख सुविधाओं की बात हो पाती है। और थोड़ी सी अगर चूके सब स्थिति, मतलब इतिहास पढ़ने वाले बच्चे बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं कि क्या क्या हो सकता है, बाकी जो ना पढ़े वो तो खैर अलग ही बात है। तो 75 साल की आजादी में देखिए कितने भागों में हमारे क्या की विचारधारा टूट गई है कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता केवल कहां रह गया है, केवल और केवल 370 में आप देखेंगे, आर्टिकल 370 जब आप देखेंगे पिक्चर, उस समय पढ़ाया भी था तो मुझे इस चीज का ध्यान नहीं था। वास्तव में जम्मू कश्मीर की जो धारा हटाना इतना मुश्किल काम था, वो एक्चुअल में जम्मू कश्मीर में जो आर्टिकल 370 में पॉइंट डी था उसको सरकार ने गायब करा दिया था। उसकी जगह पे गलत लाइन लिख करके ओरिजिनल कॉपी ही गायब करा दिया था। उसकी जगह पर नई लाइन लिख करके गृह मंत्रालय के ऑफिस में रखा हुआ था, और एक्चुअल में जो था उसको कहां रख दिया गया था, उसको उठा करके जम्मू कश्मीर के संग्रहालय में रख दिया गया था, और वो भी डॉक्यूमेंटेशन को हेरा फेरी करके मिला जुला करके, ताकि संविधान में ये व्यवस्था जो दी गई थी कि किस तरह से मूल संविधान से इसको हटाया जा सके वो किसी भी सरकार को मिले। तो कैसे कैसे किस तरह से उसके लिए प्रायोजन किया गया, कैसे कैसे खोज के निकाला गया, कैसे कैसे व्यवस्थाएं बनाई गई, कितने तरह के जम्मू कश्मीर में आतंकवादी संगठन कार्य कर रहे थे, कैसे वहां पर लोगों को केवल पैसे के बल पे कहीं पर भी पुलिस की घेर लेना, सेना को घेर लेना, दंगा फैलाने के लिए कि किसी प्रकार की नीति बनेगी तो चुनौती पेश करना। मतलब उस पिक्चर को देखने के बाद मुझे लगा कि जितने आराम से हम लोगों ने तालियां बजा दी कि 370 हट गया, मतलब आप समझिए कि बहुतों का खून बहा है उसके पीछे। और मतलब जो सिर्फ खून नहीं बहा है बल्कि इतने बड़े रिस्क पे था कि अगर कोई थोड़ी सी भी चूक हो जाती तो भारत के साथ साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर तक में भी क्या होता, पूरा कहते हैं ना आग लग जाती हर जगह पर, ये स्थिति बनती। तो एक बार देखिएगा जरूर, ताकि उससे आप लोग को भी समझ में आएगा कि प्रशासनिक पदों पे हम जाते हैं और कहीं हम योग्य निकले तो हमारे पास जिम्मेदारियां कैसे बन जाती हैं। योग्य मतलब समझ ना, एक होता है भाई चलो हम सिलेक्ट हो गए, नौकरी मिल गई, कहीं भी बैठ करके हम ऑफिस में बस खाना पूर्ति कर दे रहे हैं, तो हर जगह पर आगे कौन बढ़ता है, जो थोड़ा योग्य होता है। तो सोचिए उसके साथ साथ किस प्रकार की उसकी स्ट्रेटजी होती है, दिमाग कैसे लगता है, काम कैसे करता है, जिम्मेदारियों का महत्व क्या होता है, जान हर पल कैसे दाव पे लगाया रहता है, सब आपको यही सबसे सीखने से मिलेगा। बाकी हम लोग का तो जीवन इतना सामान्य होता है, एक बार दाल रोटी में ही लगे होते हैं, तो हम लोग को पता ही नहीं होता कि दुनिया या भारत या कोई क्षेत्र कैसे कंट्रोल होता है ना। तो मेरे ख्याल में राष्ट्रीय एकता और अखंडता ये शासन का क्या है, उद्देश्य बताया गया है। कहने के लिए बड़ा सरल लगता है दो शब्दों में, लेकिन यहाँ पर आपके घर में ही इतने प्रकार से संगठन और संस्थाएं और फंडिंग काम करती है कि कैसे तोड़ तोड़ के चीजों को अलग किया जा सके। ठीक है, तो देखिए जरूर एक बार 370 देखिए। खैर अब इसके अलावा और क्या था, इसके अलावा एकता व बंधुत्व की भावना। अब आप देखिए यहां पर आपको क्या क्या दिख रहा है इसमें। मूल रूप से अब आपके प्रस्तावना में क्या क्या दिखा आपको, आपके प्रस्तावना में क्या क्या है, तो आपके प्रस्तावना में सबसे पहले क्या है, शासन की शक्ति को बताया गया है। क्या है, भारत की जनता, हम भारत के लोग। दूसरा क्या है, शासन का स्वरूप। शासन के स्वरूप में क्या है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक
गणराज्य। तीसरा क्या है आपके पास, अब शासन का उद्देश्य क्या है हमारा, तो सबसे पहले न्याय स्थापित करना, फिर स्वतंत्रता, फिर उसके बाद समता, फिर अखंडता व एकता, और फिर गरिमा व बंधुत्व। ठीक है, अब इतनी चीज याद हो गई। अब आइए हम लोग आते हैं प्रस्तावना पर। अब पढ़िए, हम भारत के लोग शक्ति दे रहे हैं, किस लिए दे रहे हैं, शासन के स्वरूप के लिए। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पहला, समाजवादी दूसरा, पंथ निरपेक्ष तीसरा, लोकतंत्रात्मक चौथा, गणराज्य पांचवा। हो गया। अब क्या करना है, नागरिकों को उद्देश्य पे धीरे धीरे आ रहे हैं, ये स्वरूप हो गया शासन का कैसा होगा। अब नागरिकों को क्या करना है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, पहले न्याय की बात है, फिर विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म व उपासना स्वतंत्रता की बात है, प्रतिष्ठा अवसर की समता, तो यहां पर क्या है, इसको लिखे हैं समता, प्रतिष्ठा व अवसर की समता। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, तथा भारत की अखंडता व एकता को सुनिश्चित करने तथा प्रत्येक नागरिक की गरिमा व बंधुत्व की भावना को बढ़ाने के लिए आज, अब ये क्या हो गया, तिथि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के सामने संविधान को अंगीकृत अधिनियमित व आत्मार्पित करते हैं। बस में ठीक है। तो सबसे पहले हमको ये बताइए आप लोग कि भारत के संविधान को शक्ति कहां से मिलती है, हम भारत के लोग जनता से। शासन के स्वरूप में किन 5 प्रकार के स्वरूप का उल्लेख किया गया है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होना चाहिए हमारा राष्ट्र, समाजवादी व्यवस्था होनी चाहिए, पंथ निरपेक्ष होना चाहिए, इसके अलावा लोकतंत्रात्मक व्यवस्था होनी चाहिए, गणराज्य होना चाहिए। शासन का उद्देश्य क्या होगा, न्याय स्थापित करना है 3 आधार पर, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक, स्वतंत्रता देना है 5 आधार पर, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना। ठीक है, अब समता स्थापित करना है 2 आधार पर, प्रतिष्ठा और अवसर, प्रत्येक व्यक्ति के लिए गरिमा और बंधुत्व की भावना को बढ़ाना है, प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा बढ़नी चाहिए और बंधुत्व की भावना भी बढ़नी चाहिए। ऐसे संविधान को क्या किया जा रहा है, यहाँ पर 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया जा रहा है, अधिनियमित किया जा रहा है, आत्मार्पित किया जा रहा है। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो संविधान था वो अगर हम हिंदी माह के अनुसार बात करें तो कब लागू हो रहा है, मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006। ध्यान रखिएगा संवत कौन सा है, विक्रम संवत। इसलिए ये जानना आपको जरूरी है क्योंकि यूपीएससी कभी भी क्या होता है, अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन पूछ लेता है और आपसे केवल इतना ही पूछ ले कि हमारा संविधान कब लागू हुआ, और कहीं वो 26 नवंबर 1949 ना देकर के शुद्ध हिंदी वाला दे दे, तब फिर आता हुआ क्वेश्चन भी गड़बड़ हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर क्या है, माघ शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रम। ठीक है, अब फिर से देखिए हम लोग क्या क्या बात कर रहे थे। सबसे पहले हम लोग बात किए कि वास्तव में ये प्रस्तावना है क्या। तो प्रस्तावना क्या है, ये आपके संविधान की भूमिका है या उसी को आमुख कहते हैं। मतलब या तो ये आप कह सकते हैं कि संविधान पूरी, मतलब जो प्रस्तावना है पूरे संविधान का इंट्रोडक्शन दे देता है या उसका इंटरफेस है, एक झलक में पूरा संविधान आपको दिखा देगा कि हमारा संविधान कैसा है। ठीक है, दूसरी बात हम लोगों ने चर्चा किया कि ये जो संविधान था ये वास्तव में उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा की 3री बैठक 13 दिसंबर जो 1946 को हुई थी उसके तहत प्रस्तुत किया गया था। क्यों? क्योंकि अभी संविधान की कोई नींव नहीं पड़ी थी। पहले उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया कि
किस तरह का हमारा संविधान होगा। और सर्वसहमति से फिर क्या हुआ, 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार लिया गया। वो उद्देश्य प्रस्ताव क्या था, वो उद्देश्य प्रस्ताव था आपका ये प्रस्तावना। तो जब इस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार लिया गया तो इसी को ध्यान में रखते हुए पूरे संविधान का निर्माण किया गया। और जब पूरा संविधान बन गया तो अब इसका क्या करें, क्योंकि अब तो पूरा संविधान बन गया है, तो हुआ क्या, फिर लगा कि इसको हमको संविधान की प्रस्तावना बना देना चाहिए। ठीक है, और ये भाव कहां से निकला, तो चूंकि अमेरिका में क्या है, प्रस्तावना है उनके संविधान में। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत में जो प्रस्तावना का प्रावधान है कहां से लिया गया है, अमेरिका, यूएसए से, लेकिन इसमें जो भाषा का प्रयोग किया गया है वो कहां से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, अब देखिए यहां पर ये जो आपका प्रस्तावना है, ये प्रस्तावना क्या क्या बताता है, आपको लागू होने की तिथि बता रहा है, संविधान का आदर्श क्या होगा, आदर्श मतलब विचार को प्रस्तुत कर रहा है, हमारे सिद्धांत कैसे होंगे, तो संविधान का आदर्श कैसा होगा, शासन का स्वरूप कैसा होगा, शासन का उद्देश्य कैसा होगा। ठीक है भाई, जब आप शासन के स्वरूप को बता रहे हैं तो आप आदर्श नहीं दिखा रहे हैं। भाई अगर मान लेते कहते कि हमारा जो संविधान होगा वो लोकतंत्रात्मक नहीं होगा, तो क्या वो आपके आदर्श को ना बता रहा होता। कह देते पंथ निरपेक्ष नहीं होगा, ये भी हिंदू राष्ट्र होगा, तो क्या वो आपके आदर्श को ना बता रहा होता। कह देते गणतंत्रात्मक नहीं होगा, तो ये भी तो आपके आदर्श को बता रहा होता। इसका मतलब आप जैसा विषय वहां पर उठा के रख रहे हैं वही तो आपके आदर्श को प्रस्तुत कर रहा है। ठीक है, तो वो हिडन फैक्ट है उसका, शासन का स्वरूप कैसा है, शासन का उद्देश्य कैसा है। ठीक है, हिंदी कैलेंडर के अनुसार मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006, विक्रम संवत 2006 तो हमारा संविधान लागू हुआ। अब देखिए अगर हम पूरे संविधान को तोड़कर निकालें तो संविधान में क्या क्या है, तो शासन की शक्ति का उल्लेख किया जा रहा है, कहां से, हम भारत के लोग। फिर शासन का स्वरूप कैसा होगा, 5 शब्दों में। शासन के उद्देश्य कैसे होंगे, यहां पर देखिए 5 विषय हैं, न्याय, स्वतंत्रता, समता, अखंडता व एकता, गरिमा व बंधुत्व। 5 विषय यहां पर भी रखे गए हैं। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा भारत का जो संविधान बना है, तो भारत के संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। इस बीच 11 बैठकें हुई हैं। 11 बैठक का मतलब ये मत सोचिएगा कि बस 11 दिन ही बैठे हैं, जैसे सत्र चलता है ना, पार्लियामेंट का सत्र चलता है, वैसे सत्र था तो लंबे लंबे सत्र चलते थे, एक महीने भी सत्र चल सकते थे। और क्या होता था, डेली एक एक विषय पे क्या होता था, संविधान सभा के सदस्यों द्वारा उस पर बहस होता था, डेली उस पर चर्चा होती थी। आगे हम लोग पढ़ेंगे संविधान का विकास, वहां पे बताएंगे एक एक पॉइंट को लेकर के जहां जरूरत होगी। तो डेली चर्चा होती थी और चर्चा के पश्चात सर्वसहमति से विषय को स्वीकारा जाता था। सर्वसहमति नहीं बन पाती थी तो बहुमत के निर्णय किया जाता था। पहला प्रयास होता था सर्वसहमति से किसी बात को लाकर रखा जाए। ठीक है, और इसके लिए क्या किया गया था, इसके लिए 60 देशों के संविधान को पढ़ा गया था। 60 देशों के संविधान को पढ़ा गया था और पूरे इस प्रक्रिया में 64 लाख रुपए क्या हुए थे, खर्च हुए थे। इतना आसान नहीं था संविधान का निर्माण कर पाना। इसीलिए भारत का जो संविधान है वो सभी लोकतांत्रिक राज्यों में सबसे उत्कृष्ट और सबसे लंबा, सबसे बड़ा संविधान है। इससे बड़ा संविधान किसी का है नहीं, क्योंकि यहाँ पर संभवतः किसी एक पॉइंट को नहीं छोड़ा गया है जहां पर आपको उसमें किसी तरह का उल्लेख देखने को ना मिले। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। आइए अब देखिए यहाँ पर क्या है, हम लोग को एक एक चीज देखना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं शासन की शक्ति। शासन की शक्ति, अगर हम शासन की शक्ति की बात करें तो यहां पर ध्यान रखिएगा, ये जो संविधान में शासन की शक्ति की बात की जा रही है, ये क्या है, ये वास्तव में अगर हम कहें अप्रत्यक्ष रूप से तो ये लोक प्रभुता है। लोक प्रभुता है। अगर हम कहें तो प्रत्यक्ष रूप से क्या है, जनता है। अब ये लोक प्रभुता क्या होता है,
लोक प्रभुता का मतलब हो गया जहां लोग ही प्रभु हो, अर्थात जनता ही क्या हो, प्रभु है। तो सारे संविधान को शक्ति कौन दे रही? जनता दे रही, और जनता को क्या है, प्रभु के रूप में स्वीकारा गया है। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा ये शब्द कहां से निकल के आया? तो ये शब्द निकल के आया रूसो, एक फ्रांसीसी विचारक थे, और इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने बताया था वर्क्स ऑफ गॉड। इसका मतलब क्या? फ्रेंच भाषा में था वॉइस ऑफ पीपल इज द वॉइस ऑफ गॉड। लोगों की आवाज ही क्या है? प्रभु की आवाज है। इसीलिए यहां पर यह शब्द का प्रयोग क्या किया जा रहा है? शासन की शक्ति क्या है? लोक प्रभुता है। ठीक है, और उसी को अगर आप कहें तो प्रत्यक्ष रूप से कौन है? जनता है। इतनी बात समझ गई? ठीक है, अब कोई पूछे कि भाई आप ये कैसे कह सकते हैं कि भारत के संविधान में शक्ति का स्रोत जो है वो लोग है, क्या बताएंगे? प्रस्तावना, पहली लाइन, हम भारत के लोग संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित व आत्मार्पित करते हैं। ठीक है, इससे सीधा निकल जाएगा कि संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है? वो हम भारत के लोग हैं। ठीक है, अब आइए देखिए, इस पे कुछ आलोचना भी है, जैसे केसी वियर ने अपना एक स्टेटमेंट दिया है, और इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है भारत के संविधान में लोक प्रभुता एक भ्रम है। भारत के संविधान में लोक प्रभुता एक भ्रम है। इसका मतलब कि लोगों को अगर लग रहा है कि हम भारत के लोग, हमने संविधान का निर्माण किया है, तो केवल लिख देने से हम भारत के लोग, क्या हमने संविधान का निर्माण किया है? आप लोग तो रहे नहीं होंगे उस समय, तो अपने पिताजी दादाजी से जाकर के पूछिएगा कि क्या वो भी गए थे संविधान के निर्माण में कोई योगदान देने? इनका तर्क भी बड़ा उच्च स्तर का है, हालांकि बाद में हम लोग को तर्क का खंडन करना पड़ेगा, क्योंकि आदर्श स्थिति में हम हर उस चीज का सम्मान करते हैं जो हमारी व्यवस्थाओं को स्थापित कर रहा है, और जितना कम सवाल उठा सके हम उतना ही बेहतर होता है। तो हम संविधान पे कतई सवाल नहीं उठा सकते, मतलब आप समझ सकते हैं ना, संविधान पे कतई सवाल नहीं उठा सकते। अभी देखिए जैसे किस तरह से नहीं उठा सकते, अभी कल मैंने जो है कल ही क्लास में बताया था ना, जैसे जो पाकिस्तान में कुरान जला दिया गया था, तो बड़ा हाईलाइट हो गया मैटर, इसलिए कि मतलब एक तरह से पूरा इस्लामिक राष्ट्र है, लेकिन उसके बाद भी क्या कई 5-6 तरह का क्या है वहां पर, मतलब अलग अलग समुदाय बने हुए, चाहे जिस भी विषय को लेकर के, तो उनमें आपस में क्या बहुत ज्यादा विद्रोह चल रहा है। तो मुख्य रूप से जो सिंध प्रदेश है, सिंध प्रदेश, देखिए जो पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान की आपने कहानी पढ़ा था, तो वहां पर भी आपने देखा था कि जो पश्चिमी पाकिस्तान था वो पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को क्या किया था, वो अपना मानता ही नहीं था, और उनके क्या था, संस्कृति, भाषा और उनका जो माने खान पान, रहन सहन था, उसको बदलने के लिए सेना तक की शक्ति लगा दिया था। सेम वही चीज क्या है पाकिस्तान के बलूचिस्तान और ऐसे 3-4 संगठन हैं, यहां तक कि जो भारत से गए मुसलमान हैं उनको भी अलग नाम से बुलाते हैं, और उनके खिलाफ भी क्या होता है उसी प्रकार से। तो पूरे जो सिंध प्रदेश हैं वहां के लोग क्या करते हैं, वो नस्ल के नाम के आधार पर उनमें भी विभेद है मुख्य रूप से। तो वहां पर क्या हुआ था, कोई अपना कोई मैटर रहा होगा, था तो इस्लाम को ही मानने वाला, लेकिन वो अपने विरोध की वजह से क्या किया था, उसने कुरान को फाड़ दिया था, और उसके बाद क्या हुआ था, उसको जो है जिंदा जला दिया गया पुलिस स्टेशन के सामने, पुलिस स्टेशन के अंदर, और उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं है। जानते हैं क्यों? क्योंकि एक कानून है जिसका नाम है इस निंदा, बहुत ज्यादा चर्चा में है इस समय। इस निंदा क्या है? व्यवहार में है, अभी आपको दिख जाएगा व्यवहार में है, कैसे भी मैं वो भी दिखा दूंगा। इस निंदा क्या है? ईश्वर की निंदा। जितने भी इस्लामिक राष्ट्र हैं
80% राष्ट्रों में है कि अगर आपने अल्लाह के खिलाफ, कुरान के खिलाफ या पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ कुछ भी बोला, सजा सजाए मौत है। सजा सजाए मौत है। अगर लोग मार दिए तो भी सजाए मौत है, कानून के साथ सजा मौत दिया जा रहा है तो भी सजाए मौत है। विचार और अभिव्यक्ति की कोई आपके पास आजादी है नहीं। अगर आपने ये शब्द भी बोल दिया, मैं समझाना ये चाह रहा था, संविधान निंदा का प्रावधान है। आप संविधान की निंदा नहीं कर सकते, लेकिन ये हम लोग यहाँ का आदर्श है, हम लोग यहाँ की आप कह सकते हैं व्यवस्थाएं हैं कि अगर आप निंदा कर भी देते हैं तो सजाए मौत थोड़ी ना है उसकी सजा। अगर आप कर देंगे तो सीधे आपको जो है मार दिया जाएगा। हाँ, ये जरूर है कि आपके अंदर इतना नैतिक उत्थान किया जाता है कि आप ऐसी चीजों का कम से कम बुराई मत करिए। धर्म के प्रति भी आपका नैतिक उत्थान किया जाता है कि अपने देवी देवताओं को गाली मत दीजिए, ठीक है। लेकिन अगर दे ही दे रहे हैं तो उसका मतलब थोड़ी ना कि फांसी की सजा हो जाएगी। बस में तो अब यहाँ पे मैं आपको ये चीजें क्यों बताया था, क्योंकि भले ही मैं यहाँ पे आपको सॉलिड तर्क देने जा रहा हूं कि केसी वियर ने किस प्रकार ये साबित कर दिया कि लोक प्रभुता एक भ्रम है, लेकिन फिर भी जब कभी आपका मेंस में ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको क्या करना है, उसको क्या करना रहेगा, उसको सकारात्मक में ला करके अंत में लपेटना रहेगा। ठीक है, तो देखिए इन्होंने क्या क्या अपना तर्क दिया। अब ये बताइए, जैसे आप जानते हैं कि जो संविधान है इसका निर्माण किसके द्वारा हुआ था, संविधान सभा द्वारा। संविधान सभा के जो सदस्य थे, सदस्य, इन सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था, अप्रत्यक्ष विधि से। किसके द्वारा, विधायिका के सदस्यों द्वारा। इसीलिए तो अप्रत्यक्ष कह रहे हैं। अगर विधायिका के सदस्य ना चुन के जनता चुनी होती तब हम कहते, हालांकि पंडित जवाहरलाल नेहरू उसमें चाहते थे कि जो संविधान सभा के सदस्य हैं उनके लिए क्या हो, संविधान सभा के सदस्यों के लिए चुनाव हो, लेकिन चूंकि व्यवस्था इतनी जल्दी में हो रही थी, इतनी तीव्र गति में संविधान बनाने का मौका मिला था कि फिर वो प्रावधान को नहीं किया जा सका। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, विधायिका के सदस्यों द्वारा। और ये जो विधायिका के सदस्य थे, इन विधायिका के सदस्यों का चुनाव कैसे हो रहा है, जनता द्वारा तो हो रहा है, लेकिन सार्वभौमिक मताधिकार का अधिकार नहीं था। वहां पर उस समय क्या था, शिक्षा या संपत्ति के स्तर के आधार पर था। तो ना तो संपूर्ण जनता ने विधायिका के सदस्य को चुना, तो जब विधायिका के सदस्य को नहीं चुना तो खंडन तो यहीं से हो गया। लेकिन उसके बावजूद अगर हम संविधान सभा की बात करें तो संविधान सभा का चुनाव भी कैसा हो रहा है, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव भी कैसा हो रहा है, अप्रत्यक्ष रूप से हो रहा है। इसीलिए उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया कि वास्तव में भारत के संविधान में लोक प्रभुता क्या है, जो व्यवस्था को बताया जा रहा है कि यहाँ पर शक्ति का स्रोत लोक प्रभुता है, वो क्या है, एक भ्रम है। ठीक है, अब खंडन कैसे करना है, ध्यान रखिएगा। यद्यपि इस तरह का क्वेश्चन मेंस वगैरह में आता है, यद्यपि जो संविधान सभा के सदस्य थे वो अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए, उनके चुनाव का जो आधार था शिक्षा और संपत्ति था, लेकिन इसके बाद 1952 में यानी स्वतंत्र भारत में पहली बार क्या हुआ, आम चुनाव हुआ। जब 1952 में पहली बार आम चुनाव हो रहा है तो इस आम चुनाव में क्या हुआ, जो संविधान सभा के सदस्य थे इनके ज्यादातर जो लोग थे वो अपने अपने क्षेत्रों में जीते थे। इसका मतलब जनता ने उनको स्वीकारा था। तो जनता स्वीकार रही थी तो इसका मतलब मान लिया गया कि वो जनता के प्रतिनिधित्व थे। अगर वो संविधान निर्माण के पहले भी अगर उनका चुनाव हुआ होता संभवतः वो जीत के आ ही गए होते।
ठीक है। तो इस तर्क के आधार पर आप बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। दूसरी आलोचना के रूप में विंस्टन चर्चिल हैं। चर्चिल ये ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी के जो है सदस्य थे और जब भारत को आजादी मिली है उससे पहले प्रधानमंत्री थे। जब आजादी मिली है तो उस समय प्रधानमंत्री चेंज हो गए थे, ठीक है। कौन हुआ था प्रधानमंत्री आजादी के समय? वो तो वायसराय थे। सबसे पहले तो चर्चिल के बारे में समझ लीजिए कि ये कभी नहीं चाहते थे कि भारत को आजाद किया जाए। तो जब ये नहीं चाहते थे तो इन्होंने क्या किया था, एक स्टेटमेंट दे दिया था और क्या कहा था कि जो संविधान सभा है, संविधान सभा ये क्या है, ये ब्राह्मणों की सभा है, ब्राह्मणों की सभा। वही फूट डालो शासन करो, इसका मतलब क्या, राजनीति में फूट डालो शासन करो हमेशा की प्रथा रही है। उसमें किसी भी तरह से किसी एक विशेष वर्ग को टारगेट करके और सबको उसके खिलाफ क्या भड़का देना। तो चूंकि भारत में क्या था उस समय, जो ब्राह्मण, शूद्र और माने आप जो कहते हैं मुस्लिम, इस तरह के जो लोग हुआ करते थे, तो उनमें क्या था, खंड खंड बंटवारा करने के लिए इस तरह के स्टेटमेंट दिए गए थे, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जब आपको इसका खंडन करना होगा तो ध्यान रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो भी सदस्य थे वो सिर्फ ब्राह्मण ही थे। भाई कितनी जातियां रही होंगी, 10, 12, 15, 20, 25, 50 बड़ी जातियां, और लगभग 350 लोग सदस्य के रूप में जा रहे हैं। तो हर के 5, 6, 7, 8 तो जाएंगे ही एवरेज में, कहीं थोड़ा ज्यादा भी जा सकते हैं, कहीं 10, 15 भी चले जा सकते हैं, 20 ले जा सकते हैं। तो आप उदाहरण के तौर पे 2-3 लोग का नाम याद रख सकते हैं। जैसे आपने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये कुछ बड़े नाम हैं जिनको लेकर के आप इस चीज की चर्चा कर सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि सभी लोग वहां पर क्या थे, वो ब्राह्मण समाज के ही थे, ठीक। तो अभी आपने क्या देखा, एक तो देखा कि जो हमारी प्रस्तावना है उस प्रस्तावना में शक्ति का स्रोत क्या है, तो अप्रत्यक्ष रूप से जनता है, ठीक है। लोक प्रभुता जैसा आपने कंसेप्ट देखा, लेकिन उसी लोक प्रभुता पे क्या हो गया, आलोचना हो गई। उस आलोचना के रूप में एक आपने चर्चा सुनी किसकी, एक आप देख रहे हैं जो केसी वियर थे, उन्होंने कहा भारत के संविधान में लोक प्रभुता एक भ्रम है। और दूसरा जो आप देख रहे हैं चर्चिल ने कर दिया था कि वास्तव में ये जो संविधान सभा है वो ब्राह्मणों की सभा है। दोनों का आपको खंडन भी करना है, ठीक है। इस बात को मैं फिर से बता रहा हूं, संविधान को लेकर के जैसे 1-2 बातें और भी आती हैं संविधान को लेकर के। अभी मैंने आपको क्या बताया, भारत के संविधान का जो निर्माण हुआ है वो 60 देशों के संविधान को पढ़कर हुआ है। तो एक क्वेश्चन मेंस में ये भी पूछा जाता है, कई बार पूछा गया, संभावना कम बनती है इस तरह क्वेश्चन की, क्योंकि ये सब एक रटे रटाए वाले होते हैं। लेकिन फिर भी आपको क्वेश्चन के आधार पे विषय को समझ करके अगर क्वेश्चन का स्वरूप बदल दिया जाए तो हमको कैसे उस चीज को प्रस्तुत करना है वो जानना पड़ता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का संविधान उधार का संविधान है, व्याख्या कीजिए। क्योंकि 60 देशों का संविधान पढ़े, उनमें से पढ़ने के बाद जो जो बातें निकल करके आई उसको क्या हुआ, उसको ग्रहण कर लिया गया। तो कहा गया कि ये तो उधार का संविधान है, हमने नया क्या बनाया। सही गलत है? तो ध्यान रखिएगा, इस बात का भी खंडन करना। मैंने बताया ना, संविधान के ऊपर कोई भी आंच मत आने दीजिएगा, जैसे कोई बात आती है उस चीज का खंडन करना पड़ेगा, क्योंकि पूरी शक्ति उसी में केंद्रित है, ठीक है। तो जो हम लोग बात कर रहे थे कि मतलब संविधान जो है उधार का संविधान है, ध्यान रखिएगा, इस पे आप सकारात्मक बिंदु में ऐसे बात करेंगे कि यद्यपि भारत के संविधान के निर्माण में 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया गया, अर्थात अध्ययन किया गया, लेकिन किसी भी विशेष प्रायोजन में सबसे अच्छी चीजों के निर्माण के लिए रिसर्च जरूरी होता है। अगर आप दुनिया की व्यवस्थाओं और दुनिया की समस्त लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के विषयों का अध्ययन करके वहां से सार के रूप में अच्छे विषय को निकाल कर लेकर के आते हैं
और मुख्य रूप से भारत की पृष्ठभूमि में आवश्यक जो तथ्य हैं उसके अनुसार संविधान को अंगीकृत करते हैं, तो ये हमेशा एक अच्छी पहल मानी जाएगी, सकारात्मक बिंदु माना जाएगा। क्योंकि आपने अच्छी अच्छी चीजों को लाने के लिए क्या किया है, बड़ा मेहनत किया है, प्रयास किया है। 60 देशों का संविधान पढ़ करके हमने कॉपी पेस्ट नहीं किया है, 60 देशों का संविधान को पढ़ करके व्यवस्थाओं को समझा है, भारत की पृष्ठभूमि को आंका है और उसके बाद वहां से भारत के लिए आवश्यक तथ्यों को ला करके संविधान में अंगीकृत किया है। बस ने तो इस तरह के विषयों में आप इस तरह से बातें अपनी रखेंगे, ठीक है, क्लियर है। मतलब अब आज के समय में आप कहिए कि यूपीएससी का वो टॉपर हो गया, तो कहे तुम क्या किए, तुम तो 50 किताब पढ़ के आए और पास हो गए, तुम्हारे विचार कहाँ गए। अरे विचार पीछे से पढ़ के ही आते हैं। तो इसी तरह से जब आप जानते हो कि भाई 10 किताब पढ़ करके आपके पास विचार बढ़ते हैं, और क्यों किताब पढ़ रहे हैं, ताकि अच्छे अच्छे विचारकों को, अच्छी अच्छी व्यवस्थाओं को हम सीख सकें, समझ सकें, बौद्धिक स्तर बढ़ा सके, तर्क की क्षमता बढ़ा सकें। इसीलिए तो हम तमाम प्रकार के अनुभव प्राप्त करते हैं। तो जब हमारे पास हमारी आजादी के समय लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के कई ऐसे वैश्विक देश थे जिन्होंने अपने संविधान का निर्माण कर लिया था, तो ये तो अच्छी बात है कि हमने वहां से पढ़ करके, सीख करके, अच्छी चीजों को ला करके अपने देश की पृष्ठभूमि में लाकर स्थापित किया था। ठीक है, कल हम लोग बात करेंगे शासन के स्वरूप पे। ठीक है।